आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो आपके 12वीं के परीक्षा के दृष्टिकोण से कुछ जो महत्वपूर्ण सवाल के बारे में। तो चलिए हम लोग एक एक करके सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे और जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे भी गए हैं। पहला सवाल हम लोग देखते हैं, वृषण कोष क्या होता है, इनके कार्य बताएं। ठीक है, तो वृषण कोष जो होता है इसको हम लोग अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं, स्क्रोटल सैक कहते हैं। क्या कहते हैं, स्क्रोटल सैक कहते हैं। और ये जो स्क्रोटल सैक होता है, जैसा कि आप यहाँ पर डायग्राम्स में समझ सकते हैं कि ये जो संरचनाएं हैं ये क्या है, पुरुष का प्रजनन अंग है ना, यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो इसमें जो आपके प्राथमिक लैंगिक प्रजनन अंग होते हैं यानी कि वृषण होता है, जिसको अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं हम लोग, टेस्टिस कहते हैं। और इसी के अंदर जो है शुक्राणु कोशिकाएं और हार्मोन्स बनती हैं। और हार्मोन्स क्या करते हैं, पुरुषों के जो द्वितीयक प्रजनन अंग होते हैं उनके लिए जिम्मेदार होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो टेस्टिस होता है जो पुरुषों में पेयर्स में होते हैं यानी कि एक जोड़ा में होता है, तो ये एक क्या होते हैं, पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स में बंद रहते हैं। तो देखिए बंद रहते हैं इसका मतलब जो है यह एक क्या होता है, थैलीनुमा संरचना बनाती हैं। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वृषण कोष कहते हैं। क्या कहते हैं, वृषण कोष कहते हैं। तो एक बार हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, स्क्रोटल सैक कहिए या स्क्रोटम कहिए एक ही चीज है। और हिंदी भाषा में इसको क्या कहते हैं हम लोग, वृषण कोष। क्या कहते हैं, वृषण कोष कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जो टेस्टिस होते हैं यानी कि वृषण जो होते हैं, वृषण क्या होता है, वृषण एक थैलीनुमा संरचना में रहती हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्क्रोटम कहते हैं या इसी को हम लोग स्क्रोटल सैक कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कैसे लिखेंगे कि पुरुषों के शरीर के जो पुरुषों के शरीर होते हैं उनके उदर गुहा के ठीक नीचे है ना थैलीनुमा संरचना पाई जाती हैं जिसमें वृषण उपस्थित रहता है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वृषण कोष कहते हैं या इसी को हम लोग अंडकोष के नाम से जानते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, वृषण कोष क्या होता है। अब हम लोग देख लेते हैं इनके क्या क्या कार्य होते हैं। तो कार्य में देखिए वृषण कोष जो होता है वृषण के तापमान को कम रखने में सहायक होते हैं। कहने का मतलब कि ये जो क्या होते हैं, टेस्टिस होते हैं और जो थैलीनुमा संरचनाएं होती हैं यानी स्क्रोटल सैक जिसको हम लोग वृषण कोष कहते हैं, ये क्या करती हैं, जो वृषण कोशिकाएं होती हैं इनको क्या करती हैं, ठंडक पहुंचाती है। क्यों भाई, कैसे कि इसलिए क्योंकि देखिए शरीर से जो है यह जो है एक थैलीनुमा संरचना में रहता है और नेचर ने क्या किया है कि टेस्टिस को यानी एक थैलीनुमा संरचना में इसलिए रखा है ताकि ये जो आपके अंग हैं है ना, वृषण होते हैं जो आपके थैलीनुमा संरचना वृषण कोष में रहते हैं, ये शरीर से इसलिए बाहर रखा गया है ताकि ये क्या कर सके, स्पर्म को अच्छी तरह से क्या कर सके, सुरक्षित रख सके। और ये क्या करते हैं, क्योंकि भविष्य में इसका रोल है ताकि ये क्या कर सके, जो तापमान है जो हम लोग के बॉडी टेम्परेचर्स जो होते हैं 97 फ़ारेनहाइट होते हैं, इस पर अगर रहेंगे हमारे शरीर के अंदर तो ये फिर क्या कर पाएंगे, स्टोर नहीं हो पाएंगे। जो प्रक्रियाएं होती हैं आपके जो शुक्राणु जनन होती हैं वो सही से नहीं हो पाएगी यानी बाधित हो जाएगी। तो इसलिए जो है क्या किया गया है, वृषण को यानी वृषण कोष एक थैली है, इसको शरीर से क्या कर दिया गया है, उसको बाहर रखा गया है। और जानकारी के लिए याद रखिएगा, आपके 12वीं में पूछे भी जाते हैं कि हम लोगों के जो वृषण होते हैं ना, ये जो वृषण कोष होते हैं यह हम लोगों के बॉडी टेम्परेचर से कितना जो है इनका तापमान रहता है, तो लेस देन होता है 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड जो है आपका टेम्परेचर्स जो है वो कम रहता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि जो है मनुष्य का जो वृषण होता है इसका जो तापमान होता है, वृषण कोष का जो तापमान होता है वह नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से जो है 2 या 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है,
कम होता है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कार्य क्या होता है। तो कार्य में क्या हुआ, शरीर के जो भी आपके अंडकोश होते हैं वो शरीर से तो बाहर रखे गए हैं, तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से क्या होता है, यह कम होता है। तो यह क्या करता है, तापमान को कम रखने में सहायक होते हैं, जो शुक्राणु जनन तथा शुक्राणु कोशिकाओं के संचय में सहायक होते हैं। कहने का मतलब कि यहाँ पर स्टोरेज होता है, और अगर हमारे शरीर में विषण रहते या विषण कोष रहते तो फिर जो है समस्याएं आ जाती, इसका स्टोरेज कैसे हो पाता। तो इसके लिए प्रकृति ने क्या किया है, वृषण कोष को शरीर से बाहर रख दिया गया है। तो यहाँ पर हम लोगों ने सीखा कि वृषण कोष क्या होता है। तो वृषण कोष क्या है, एक थैलीनुमा संरचना होती है जिसके अंदर क्या रहते हैं, वृषण रहते हैं यानी टेस्टिस रहते हैं। और वृषण कोष को हम लोग क्या कहे, स्क्रोटम कहे या स्क्रोटल सैक बोले, और इसी के अंदर क्या रहता है, आपके पेयर्ड स्ट्रक्चर टेस्टिस रहते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल है प्रसव क्या होता है और कौन सा हार्मोन्स जो होता है प्रसव को प्रेरित करता है। तो देखिए यहाँ पर कहता है कि मादा के गर्भ में शिशु का पूर्णतः विकसित होने के बाद, यानी कि जब बच्चे जो हैं अपने माँ के गर्भ में या कोख में पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं, तो फिर क्या होता है, तो जन्म लेने की प्रक्रिया, जैसे ही क्या होता है कि माँ के गर्भ में बच्चे पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, तो उसके बाद जो ये माँ के शरीर से बाहर निकलते हैं ना, तो बाहर निकलने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, प्रसव कहते हैं। तो इसको हम लोग लिखेंगे कि माता के गर्भ में, यानी कि जो उनके मदर होती हैं, माता के गर्भ में शिशु का पूर्णतः विकसित होने के बाद शिशु के जन्म लेने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, प्रसव कहते हैं। और इसको हम लोग क्या नाम देते हैं अंग्रेजी में, पार्चुरेशंस कहते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे कि इसमें जो कौन कौन से हार्मोन्स जो हैं वो प्रेरित करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, अगर मैच्योर कर जाते हैं बच्चे, जिसमें जो है 9 मंथ 10 डेज लगते हैं, तो इस तरह से जो है अगर शिशु परिपक्व कर जाता है तो उसके बाद जो है ये माँ के शरीर से बाहर आ जाते हैं। तो इसमें जो है कुछ हार्मोन्स जो है प्रेरित करते हैं, जैसे ऑक्सीटोसिन है, कॉर्टिसोल्स है। ये सभी हार्मोन्स जो होते हैं यह प्रसव की क्रिया को क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं। और याद रखिएगा प्रसव जो होता है इसको अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं, पार्चुरेशंस कहते हैं, यानी कि परिपक्व शिशु का माँ के शरीर से बाहर आना। अगला सवाल हम लोग देखें, यहाँ पर है नलिका उच्छेदन, है ना। नलिका उच्छेदन क्या होता है, जिसको हम लोग अंग्रेजी भाषा में ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। यानी नलिका उच्छेदन क्या होता है, यह क्या होता है, तो यहाँ पर हम लोग एक एक करके हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जाने कि नलिका उच्छेदन यानी ट्यूबेक्टोमी क्या होता है। तो नलिका उच्छेदन क्या होता है, एक प्रकार की शल्य क्रिया है। क्या है, शल्य क्रिया। शल्य क्रिया यानी ऑपरेटिव मेथड होता है, इसमें ऑपरेशंस करी जाती हैं, जिसे क्या कहते हैं, परिवार नियोजन की टर्मिनेशंस विधि भी कहते हैं। कहने का मतलब कि जब परिवार नियोजन की विधि की बात करी जाए, फैमिली प्लानिंग के मेथड्स की बात करी जाए, तो मेथड्स में आपके अलग अलग प्रकार के मेथड्स होते हैं। जैसे प्राकृतिक मेथड होता है, ओरल मेथड्स होता है, मौखिक विधि जिसको कहते हैं, रासायनिक विधि है, अवरोधक विधि है, अंतः गर्भाशयी युक्तियाँ होती हैं। तो ये सब के सब मेथड जो होते हैं ना, अगर क्या करता है एक दंपत्ति जो है इसको तब तक अपना सकता है जब तक कि चाह ना हो, है ना, बच्चे की चाह ना हो। अगर क्या होता है जब टर्मिनेशंस विधि यानी कि जो ऑपरेशंस विधि अगर कर ली जाती है ना, तो उसके बाद जो है एक स्वस्थ दंपत्ति जो है नए शिशु को जन्म नहीं दे सकती, क्योंकि इसमें क्या होता है कि ऑपरेशन विधि अपनाई जाती हैं। तो इस विधि में क्या होता है कि बोलचाल की भाषा में इस विधि को हम लोग कहते हैं ऑपरेशन मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑपरेशन मेथड कहते हैं। और जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, संक्रिया विधि। क्या कहते हैं, संक्रिया विधि कहते हैं। इस विधि में स्त्री के प्रजनन अंगों के डिंब वाहिनी किसको बोले, फेलोपियन नलिका को बोले, उसको क्या कर दिया जाता है, अवरुद्ध कर दिया जाता है। यानी उसको क्या कर दिया जाता है, काट करके बांध दिया जाता है, जिससे क्या होगा, निषेचन की प्रक्रिया
बाधित हो जाती हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को ध्यान में रखना है कि ट्यूबैक्टोमी जो होता है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, नलिका उच्छेदन कहते हैं, ये कैसी प्रक्रियाएं हैं, ये शल्य क्रिया हैं, यह ऑपरेटिव मेथड्स होती हैं जिसको संक्रिया विधि कहते हैं, है ना। और यह कहाँ होती हैं, स्त्रियों के शरीर में करी जाती हैं। और यह जो है परिवार नियोजन की क्या होती है, आखिरी विधि होती है। कहने का मतलब कि अगर एक बार जो है शल्य क्रिया यानी कि अगर क्या कर दिया जाए, ऑपरेशंस विधि द्वारा स्त्रियों के फैलोपियन नलिका को अवरुद्ध कर दिया जाता है, तो फिर जो है एक नई माता जो है ना, वह एक नए जीवों को जन्म नहीं दे सकती हैं। तो ट्यूबैक्टोमी क्या होता है, वो स्त्रियों में होने वाली क्या है, ऑपरेटिव मेथड्स होती हैं, जिसमें क्या कर दिया जाता है, फैलोपियन नलिका को काट करके बांध दिया जाता है। तो जो स्त्रियों में यह प्रक्रिया होती है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्यूबैक्टोमी कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्यूबैक्टोमी कहते हैं, या उसे हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग, नलिका उच्छेदन कहते हैं। क्या कहते हैं, नलिका उच्छेदन कहते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला सवाल, अपरा से स्रावित होने वाले हार्मोन्स के नाम बताएं। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं अपरा क्या होता है। तो अपरा, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं हम लोग, प्लेसेंटा, क्या कहते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं। यह एक विशेष प्रकार का क्या होता है, कनेक्शन होता है जो माताओं और गर्भस्थ शिशु के बीच होता है। जैसे कि होता क्या है कि जब एक माँ होती हैं, यानी कि जो जिसके गर्भ में बच्चे पल रहे हैं, और जो शिशु होता है, जो डेवलपिंग बेबी होता है, तो माँ और शिशुओं के बीच में, गर्भस्थ शिशुओं के बीच में क्या होता है, एक विशेष प्रकार का कनेक्शन होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अपरा कहते हैं, यानी प्लेसेंटा कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो गर्भ में पल रहे शिशुओं को पोषण कराता है, यानी कि जो न्यूट्रिशंस होता है वह उपलब्ध कराता है, गैसों का आदान प्रदान करता है और उत्सर्जन की प्रक्रिया करती हैं, साथ साथ अन्य सारी जो जैविक क्रियाएं होती हैं, व्यवस्थाएं होती हैं, उपलब्ध कराती हैं। तो इस अपरा का जो है काफ़ी सारा रोल है कि जो बच्चे जब तक जो है माँ के गर्भ में रहेंगे, वह उसी से क्या करेगा, पोषण करेगा, यानी भोजन खाएगा, जो है गैसों का आदान प्रदान करेगा, उत्सर्जन की प्रक्रियाएं करेंगी। ये जितनी सारी जो है जैविक प्रक्रियाएं हैं, वो सारा का सारा जो है इसी प्लेसेंटा यानी अपरा के द्वारा किया जाएगा। तो ध्यान में रखना है अपरा क्या है। अपरा जो है एक विशेष प्रकार की डोरी जैसी संरचनाएं हैं, कनेक्शन है जो माताओं और गर्भस्थ शिशुओं के बीच में होता है। समझ गए। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो होता है अपरा से निकलने वाले कुछ हार्मोन्स, जैसे आपका HCG है और HPL है, ठीक है। तो देखिए HCG जो होता है, HCG को हम लोग क्या कहते हैं, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन्स कहते हैं, और आपका है HPL यानी कि ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान में रखना है कि अपरा एक विशेष प्रकार का कनेक्शन होता है जो मदर और डेवलपिंग बेबी के बीच होता है, यानी फीटस के बीच होता है। तो इससे निकलने वाले कुछ हार्मोन्स कौन कौन से हैं, HCG हैं और HPL हैं। याद रखिएगा, ये पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं। और अपरा से निकलने वाले हार्मोन्स कौन कौन से हैं, ऐसे भी प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। तो HCG क्या होता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन्स होता है, और HPL क्या होता है, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन्स होता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला सवाल कि रक्त क्या होता है, इनके कार्य बताएं, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक एक करके सीखते हैं कि रक्त जो होता है ना, यानी ब्लड जो होता है, हमारे शरीर के धमनी और शिराओं में बहते हैं, यानी कि हमारे शरीर में जो नलिकाएं होती हैं उसमें बहती हैं। और जो रक्त होता है ना, यह एक प्रकार का क्या है, तरल संयोजी उत्तक होता है। तरल यानी कि फ्लूइडिटी का गुण रखता है। संयोजी माना क्या होता है, जोड़ने वाला, यानी कि दो अंगों को आपस में जोड़ता है। और उत्तक क्या है भाई, कि यह कोशिकाओं का समूह होता है। तो इसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि रक्त एक प्रकार का क्या होता है, तरल संयोजी उत्तक होता है, यानी फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, जिसका pH मान कितना होता है, 7.4 होता है। कहने का मतलब कि इसका जो प्रकृति होता है ना, नेचर होता है ना,
वह कैसा होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। हमारे शरीर में जो धमनियां होती हैं, धमनियां क्या करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होती हैं। कहने का मतलब इसमें शुद्ध रक्त बहता है। और शिराएं जो होती हैं ना, वह कार्बन डाइऑक्साइड लेके जाती हैं। कहने का मतलब अशुद्ध रक्त धोती हैं, है ना। तो याद रखिएगा कि धमनी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है और शिराओं में क्या रहता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, जिसको हम लोग शुद्ध रक्त कहते हैं कि जो है धमनी में बहता है, और अशुद्ध रक्त जो है हम लोगों के शिराओं में बहता है। एक वयस्क मनुष्य में औसतन जो 5 से 6 लीटर तक रक्त रहता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे कि यहाँ पर एक बॉडी है और हम लोगों का जो पंपिंग मशीन है जिसको हम लोग हार्ट कहते हैं, यही जो है हम लोगों के धमनी और शिराओं में जो है क्या करता है, पंपिंग करने का काम करता है। और ये ब्लड वेजल्स जो होते हैं ना, क्या करते हैं, रक्त को एक जगह से दूसरे जगह लेके जाने का कार्य करता है, यानी कि एक नलिका स्वरूप संरचनाएं होती हैं, है ना। अब देखिए, देखते हैं कि रक्त के कौन कौन से कार्य होते हैं। फंक्शंस ऑफ ब्लड देख लेते हैं। पहला कार्य है, यह शरीर का तापमान बनाए रखती हैं, यानी कि जो हम लोग के बॉडी टेम्परेचर्स होते हैं इसको भी यह मेंटेनेंस करती हैं। दूसरा है कि रक्त में पाए जाने वाले जो फाइब्रिनोजेंस होते हैं, जो शरीर के किसी बाहरी भाग के कट जाने यानी इंजुरी जब होता है, रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है, जिससे रक्त का बहना रुक जाता है। कहने का मतलब कि जो हम लोग के ब्लड्स होते हैं, ब्लड्स जो होते हैं वह धमनी और शिराओं में बहते हैं। तो अगर क्या होता है, हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की इंजुरी होती हैं, यानी कि जिसको हम लोग घाव, घोस, खरोच कहते हैं, अगर इस तरह की बातें होती हैं तो हमारे शरीर से ब्लड निकलने लगता है। तो होता क्या है कि हम लोग के ब्लड में जो मौजूद हैं एक विशेष प्रकार के जो है प्रोटीन यानी फाइब्रिनोजेन, यह क्या करता है, वह जो है रक्त जहाँ पर बहता है ना, उस वहाँ पर क्या कर देता है, वह थक्का बना देता है, जिससे हमारे शरीर से रक्त का बहना बंद हो जाता है। तो ये भी इनके कार्य हैं कि रक्त को क्या करता है, इंजुरी साइट पर थक्का बना देना, है ना, जिससे बंद हो जाता है। तीसरा कार्य देखें कि रक्त में पाए जाने वाले जो आरबीसी होते हैं ना, रक्त में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करते हैं, स्थानांतरण का कार्य करते हैं, यानी कि शरीर में जो है अलग अलग जगहों पर क्या किया जाता है, ऑक्सीजन को पहुंचाया जाता है। अगला देखें, रक्त में उपस्थित WBC जो होती है ना, यह शरीर को रोगों से संक्रमण से बचाता है, यानी कि यह क्या करता है, यह विभिन्न रोगों से हम लोगों की रक्षा करता है। अगला देखें, यह हार्मोन्स को एक जगह से दूसरे जगह लेके जाता है। कहने का मतलब कि हम लोगों के शरीर में जो बहुत सारे अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं ना, जैसे सिर में होता है, गर्दन में होता है, एब्डोमेन्स में होता है, यानी पेट में होता है, तो ये सभी के सभी जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं कुछ हार्मोन्स रिलीज करती हैं, और वह हार्मोन सीधे ब्लड में मिलती हैं, और वह क्या किया जाता है, इसी ब्लड के द्वारा जो है ना दूसरे लक्ष्य अंगों तक पहुंचाया जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा ब्लड क्या होता है, ब्लड जो है इनके कौन कौन से फंक्शन होते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि क्या विद्यालयों में यौन शिक्षा यानी सेक्स एजुकेशन जरूरी होता है, यदि हाँ तो क्यों। और ये सवाल जो है आपके NCERT की किताब में दिए गए हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, आप नोट्स भी कर सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे कि विद्यालयों में यौन शिक्षा की पढ़ाई को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। क्यों भाई, ताकि युवाओं को सही जानकारी मिल सके, यानी कि जो हम लोगों की वर्तमान पीढ़ी है, अगर क्या करी जाए विद्यालयों में यौन शिक्षा यानी सेक्स एजुकेशंस पर अगर बात नहीं किया जाए, अगर बढ़ावा नहीं दिया जाए, तो फिर क्या होगा, ताकि जो युवाओं में सही जानकारी मिल सके, यानी कि जो हमारे युवा है ना, इनको क्या हो जाएगी, यानी कि जो समाज में बहुत सारी मिथ्याएं होती हैं, गलत अवधारणाएं होती हैं, उनसे वो बच सके, है ना, ताकि युवाओं को क्या मिल सके, सही जानकारी मिल सके। और बच्चे यौन संबंधी यानी कि जो आपके जो सेक्स एजुकेशन अगर क्या करेंगे विद्यालयों में जो है को बढ़ावा दिया जाएगा, दी जाएगी जानकारी, तो बहुत सारी बीमारियां जैसे STD है ना, जो भी आपके यौन संचारित रोग हैं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं, और शरीर में जो बदलाव होते हैं, जनन अंगों में होने वाले बदलाव होते हैं, इन चीज़ों के बारे में सीख सकेंगे, है ना।
तो क्या करेंगे, विभिन्न पहलुओं के बारे में जो है फैली भ्रांतियां यानी कि जो गलत अवधारणाएं होती हैं उस पर विश्वास नहीं करेंगे तथा यौन संबंधी गलत अवधारणाओं से छुटकारा मिल सके। यानी कि जो वर्तमान पीढ़ी है अगर वो ही क्या करेंगे, जो है गलत अवधारणाओं पर चलेंगे तो फिर जो है कैसे इस समाज को, इस देश को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो बच्चे को जो है जनन अंगों, किशोरावस्था एवं उससे संबंधित परिवर्तन जैसे सुरक्षित और स्वच्छ यौन क्रियाओं, यौन संचारित रोगों के बारे में जानकारी उपलब्ध हो सके, इसके लिए क्या है, विद्यालयों में जो है ना यौन शिक्षा बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये समाज के जो है ना क्या है, ऐसे पीढ़ी हैं जहाँ से समाज एक नया मोड़ लेती हैं। तो यहाँ से अगर क्या होगा, नई जानकारी या जो सच्ची जानकारी नहीं मिलेगी तो फिर जो है समाज जो है हम लोगों का गलत दिशा की ओर लेके चला जाएगा। तो इस तरह से जो है स्कूलों में यानी विद्यालयों में जो है सेक्स एजुकेशन बेहद ज़रूरी होता है। विशेष रूप से जो है किशोर तथा किशोरियों में जनन संबंधी यानी स्वास्थ्य जीवन बिताने के लिए जो है सहायक होती हैं। तो ये आप नोट्स भी कर सकते हैं और ये आपके चैप्टर नंबर 4 यानी कि प्रजनन स्वास्थ्य में भी दिए गए हैं। क्या विद्यालयों में यौन शिक्षा जरूरी है? यदि हाँ तो क्यों? तो इस तरह से, ठीक है, तो आप ये नोट्स भी कर सकते हैं, है ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है पुनरावृत्ति सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? इसको हम लोग अंग्रेजी भाषा में कहते हैं रिकैपिचुलेशन। क्या कहते हैं? रिकैपिचुलेशन थ्योरी कहते हैं। यानी पुनरावृत्ति का सिद्धांत क्या होता है? तो समझते हैं कि इस सिद्धांत के अनुसार यानी कि जो आपके रिकैपिचुलेशन थ्योरी हैं, किसी भी जंतु को भ्रूणीय विकास उनके जाति इतिहास की पुनरावृत्ति यानी दोहराना यानी क्या करता है, वह रिपीट करता है। अर्थात कोई जीव विकास क्रम में उन सभी अवस्थाओं से गुजरता है जिससे उनके पूर्वज आए थे। जैसे कि मनुष्यों के जो भ्रूण की प्रारंभिक अवस्थाएं होती हैं ना, वह मछलियाँ, मेढक, पक्षी, बिल्ली इत्यादि के भ्रूण के समान ही होती हैं। यानी कि जो जीव यानी जिस जीवों की उत्पत्ति जिन पूर्वजों से हुई है ना, वह अपने माँ के गर्भ में क्या करते हैं, उन सारे गुण लक्षणों को दोहराते हैं। तो ये जो थ्योरी है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पुनरावृत्ति का सिद्धांत कहते हैं, यानी दोहराने का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि एंटीबॉडी यानी कि जो आपके प्रतिजैविक होते हैं, इनके जो है ना 5 वर्गों के नाम बताएं। तो 5 वर्ग हैं, IgG है, IgA है, IgM है, IgE है और IgD है। यहाँ पर Ig का मतलब होता है इम्यूनोग्लोब्युलिन्स। क्या होता है? इम्यूनोग्लोब्युलिन्स होता है, याद रखिएगा। एंटीबॉडी जो होते हैं इसका जो है ना एक शॉर्ट फॉर्म है IG यानी कि इसका पूरा नाम होता है इम्यूनोग्लोब्युलिन्स। क्या होता है? इम्यूनोग्लोब्युलिन्स होता है। और ये हम लोगों को क्या करते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का काम करते हैं। और इनके 5 वर्ग होते हैं, कौन कौन भैया? IgG होता है, IgA होता है, IgM होता है, IgE होता है और IgD होता है। इसको आप ऐसे करके याद रख सकते हैं, गम ED। कैसे करके? गम ED। तो देखिए यहाँ पर जो है लास्ट वर्ड्स याद रखना है, गम ED, ठीक है, और लगा देना है IG, क्योंकि एंटीबॉडी को हम लोग क्या कहते हैं, इम्यूनोग्लोब्युलिन्स कहते हैं। तो गम ED करके याद रखिएगा, है ना, गम ED। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला सवाल कि बहुविकल्पता क्या होता है। पहले डिफिनेशंस देख लेते हैं कि जब किसी लक्षण की वंशागति का नियंत्रण जब 2 या 2 से अधिक जीन या अलेल के द्वारा होता है तब यह स्थिति क्या कहलाती हैं? बहुविकल्पता कहलाती हैं। जैसे मनुष्यों में क्या है, ABO ब्लड ग्रुप्स की वंशागति जो है वह किसका उदाहरण है? बहुविकल्पता का उदाहरण है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला सवाल कि अंतः प्रजनन क्या होता है, यानी इनब्रीडिंग्स क्या होता है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जब प्रजनन की जो प्रक्रियाएं होती हैं ना, एक ही वंश के नर तथा मादा के बीच होना,
तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अंतः प्रजनन कहते हैं, यानी इनब्रीडिंग्स कहते हैं। तो डिफिनेशन से याद रखिएगा, ये पूछा जाता है कि जब प्रजनन की प्रक्रियाएं जो है ना एक ही वंश के नर और मादा के बीच होती हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इनब्रीडिंग्स कहते हैं। और इनका अगर हम लोग सिग्निफिकेंस देखें, महत्व देखें, तो पहला महत्व में हम लोग नोट्स करेंगे कि प्रजनन जो होता है ना, यानी अंतः प्रजनन जो होता है, इससे क्या होता है, होमोजाइगोसिटी यानी समयुग्मजता बनी रहती हैं। क्या बनी रहती हैं, समयुग्मजता बनी रहती हैं, जिससे क्या होता है, आबादी में शुद्ध रूप के जो जंतु का चयन किया जा सकता है। दूसरा महत्व देखें, यह आबादी को बढ़ाता है। क्या करता है, जो आपके अंतः प्रजनन होते हैं इससे क्या होती है, आबादी बढ़ती है। अगला है, चयन के द्वारा अयोग्य जीन्स की छटनी हो जाती है, यानी कि यहाँ पर जो सिलेक्शन होता है ना, यहाँ पर जो डिमेरिट्स गुण होते हैं, जीन्स होते हैं, वह क्या हो जाते हैं, हट जाते हैं। चलिए अगला सवाल देखें, अग्रपिंडक क्या होता है। अग्रपिंडक को हम लोग अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं, एक्रोसोम्स कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्रोसोम्स कहते हैं। तो सवाल है, अग्रपिंडक यानी एक्रोसोम क्या होता है, इनके कार्य बताएं। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि जो स्पर्म्स होता है, यानी कि शुक्राणु कोशिकाएं होती हैं जो टेस्टिस में बनती हैं, और ये जो शुक्राणु कोशिकाएं होती हैं यह क्या होती हैं, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी कोशिकाएं होती हैं। तो क्या होता है, शुक्राणु कोशिका के शीर्ष भाग में ना एक टोपी नुमा संरचना पाई जाती हैं, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ना कि ये शुक्राणु कोशिकाएं हैं, ये हेड वाला पोर्शन है, ये मिडिल पोर्शन है, और ये क्या है, लंबी पूंछ होती हैं। तो क्या है कि शुक्राणु कोशिकाओं में क्या होता है, शीर्ष भाग में एक टोपी नुमा संरचना पाई जाती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्रोसोम्स कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्रोसोम्स कहते हैं। और हम लोगों ने जो है ना कि जो आपके मनुष्य के स्पर्म है, मानव के स्पर्म का जो डायग्राम्स पूछा जाता है और कौन से अंगों में कौन से सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, ये हम लोग देख चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आप आसानी से देख सकते हैं। तो इस तरह से कि मनुष्यों के जो स्पर्म होते हैं अलग अलग हिस्सों में कौन से सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने साथी के साथ शेयर कर लीजिएगा, ताकि जो है वे बच्चे भी जो है इन चीज़ों के बारे में सीख सके। खास करके अपने साथी 12वीं के परीक्षा के दृष्टिकोण से जो बच्चे या जो आपके सहपाठी जो है ना, जो इंटरमीडिएट की तैयारी कर रहे हैं, खास करके उन सबों के लिए जो है ये कंटेंट्स बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और ये जितने भी सवाल कराए जा रहे हैं ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि शुक्राणु कोशिकाएं जो होती हैं वह क्या होती हैं, स्पर्म के शीर्ष भाग में पाई जाती हैं, और वो कैसी होती हैं, टोपी नुमा संरचना वाली पाई जाती हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्रोसोम्स कहते हैं ना। कि इसमें क्या होता है, कुछ विशेष एंजाइम्स पाए जाते हैं। कहने का मतलब कि जो आपके स्पर्म्स होते हैं, ह्यूमन स्पर्म्स होते हैं, इनकी जो टोपी नुमा संरचना है इसमें क्या होता है, एक विशेष प्रकार का एंजाइम्स पाया जाता है जो अंडाणु कोशिका के निषेचन में क्या करती हैं, मदद करती हैं। तो ध्यान में रखिएगा, एक्रोसोम्स जो होता है वह कहाँ पाया जाता है, शुक्राणु कोशिका में पाई जाती है। और इनका क्या काम है, क्योंकि यहाँ पर जो है आपके हेड में एक विशेष प्रकार का एंजाइम्स होता है जो क्या करता है, अंडाणु कोशिका को भेदने में मदद करता है ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला सवाल, मुकुल क्या होता है। मुकुल यानी कि अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं, बडिंग कहते हैं। तो बडिंग क्या होता है कि अलैंगिक प्रजनन की एक ऐसी विधि होती है जिसमें जीव शरीर के बाहरी तथा आंतरिक सतह पर एक क्या होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स बनता है, यानी एलिवेशंस बनता है, उभार बनता है ना, का निर्माण होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मुकुल कहते हैं। मुकुल को हम लोग कली भी कहते हैं और बर्ड्स भी कहते हैं। जब यह पूरी तरह से विकसित हो जाती हैं, जैसे हम लोग अगर देखें कि ये क्या है, हाइड्रा है ना। हाइड्रा जो है आपका प्रजनन अंग के रूप में क्या पाया जाता है,
टेंटिकल्स पाया जाता है ना, स्पर्शक पाया जाता है। और जब ये परिपक्व कर जाते हैं ना तो शरीर से क्या होता है, उंगलीनुमा संरचना निकलती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कली कहते हैं। अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं, बर्ड कहते हैं। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मुकुल कहते हैं। तो ये मुकुल जब विकसित हो जाता है ना तो अपने जनक शरीर से अलग हो जाता है ना। तब क्या होता है, जनक शरीर से अलग हो जाते हैं और स्वतंत्र जीवन व्यतीत करते हैं। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, मुकुलन कहलाती है। क्या कहलाती है, मुकुलन कहलाती है। तो मुकुलन जो होता है ना, इस प्रक्रिया में चूंकि मुकुल बनते हैं ना, तो मुकुल कहाँ बनता है, जीव शरीर के अंदर बनता है कि जीव शरीर के बाहर बनता है। तो हम लोगों ने क्या किया, मुकुल बनने के आधार पर है ना, मुकुल कहाँ बनता है, तो जीव शरीर के अंदर बनता है कि बाहरी सतह पर बनता है। तो इसी के आधार पर हम लोगों ने क्या किया, मुकुलन को दो भाग में बांटा। एक है आंतरिक मुकुलन और दूसरा क्या है, बाह्य मुकुलन। आंतरिक मुकुलन को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनल बडिंग कहते हैं। और बाहरी मुकुलन को या बाह्य मुकुलन को क्या कहते हैं, एक्सटर्नल बडिंग कहते हैं। देखिए इंटरनल बडिंग यानी कि जब क्या होता है, बर्ड का निर्माण यानी कली का निर्माण क्या होगा, जब जीव शरीर के अंदर होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे आंतरिक मुकुलन। जैसे स्पॉन्ज में होता है, क्या होता है, स्पॉन्ज में होता है। और स्पॉन्ज जो है जीव, यह पोरीफेरा वर्ग के अंतर्गत आते हैं, यानी कि जो पोरीफेरा संघ होते हैं ना, फाइलम होते हैं, उसके अंतर्गत रखे गए हैं स्पॉन्ज। तो ध्यान में रखिएगा कि स्पॉन्जेज में क्या बनते हैं, गेम्यूल्स बनते हैं। और गेम्यूल किसका एग्जाम्पल है, आंतरिक मुकुलन का एग्जाम्पल्स है। अब देखते हैं एक्सटर्नल बडिंग क्या होता है, जो बाह्य मुकुलन कहलाता है ना, कि जिसमें क्या होता है, बर्ड यानी मुकुल जो होता है ना, वह जीव शरीर के बाहर बनता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, बाह्य मुकुलन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में क्या क्या हो जाएगा भाई, एक हो जाएगा हाइड्रा, क्या हो जाएगा, हाइड्रा होता है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं डायग्राम्स में। और दूसरा क्या है, ईस्ट है, क्या है, ईस्ट है, यानी कवकों में भी देखने को मिलता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला सवाल, विसंयोजन का सिद्धांत क्या होता है। विसंयोजन को हम लोग क्या कहते हैं, पृथक्करण का नियम भी कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। जैसे इसको हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे, देखिए हम लोग लिखेंगे पहला लाइन कि इसे हम लोग युग्मक की शुद्धता का नियम कहते हैं, यानी कि लॉ ऑफ प्यूरिटी भी कहलाता है। होता क्या है कि गैमीट्स के बनते समय कारकों की एक जोड़ी के दो सदस्य पृथक हो जाते हैं। वे परस्पर क्या होते हैं, सम्मिलित नहीं होते हैं, लेकिन विभिन्न युग्मकों में विसंयोजित हो जाते हैं, यानी चले जाते हैं। जाइगोट निर्माण के समय पुनः ये गैमेट जो होते हैं ना, आपस में संयोजित हो जाते हैं, यानी कंबाइन कर जाते हैं। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विसंयोजन का नियम कहते हैं, यानी इसको हम लोग कहते हैं पृथक्करण का नियम, यानी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यानी एक संकरण क्रॉस और द्विसंकरण क्रॉस। तो एक संकरण क्रॉस का जो है पहला नियम क्या है, प्रभाविता का नियम है। क्या नियम है, प्रभाविता का नियम कहते हैं हम लोग उसको। और दूसरा नियम क्या है, पृथक्करण का नियम। उसी पृथक्करण के नियम को हम लोग क्या कहते हैं, विसंयोजन का सिद्धांत कहते हैं, है ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि युग्मक क्या होता है, युग्मक क्या होता है और यह कैसे बनती हैं। देखिए युग्मक जिसको हम लोग क्या कहते हैं, गैमेट्स कहते हैं। और यह कैसा होता है, अगुणित कोशिकाएं होती हैं। कैसी होती हैं, अगुणित कोशिकाएं होती हैं, यानी सिंगल सेट्स वाली होती हैं। तो कोशिका जो होती हैं आपके सिंगल सेट्स होती हैं, जो पुरुष तथा स्त्री शरीर में पाए जाने वाले प्राथमिक लैंगिक प्रजनन अंग के द्वारा तैयार होती हैं। अब देखिए प्राथमिक लैंगिक प्रजनन अंग किसको कहे, कि यानी हमारे शरीर में जो पुरुष हैं स्त्री हैं, दो अलग अलग जीव शरीर होते हैं। तो मनुष्यों में क्या होता है, दो अलग अलग जीव शरीर में प्रजनन अंग पाए जाते हैं, इसीलिए मनुष्य क्या हुआ, एक लिंगी प्राणी हुआ, है ना। और ये क्या करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं ना, तो इसीलिए हम लोग क्या कहेंगे, इसको जरायुज जीवधारी कहेंगे। क्या कहेंगे, जरायुज जीवधारी कहेंगे, यानी उसको क्या कहते हैं, विविपेरस एनिमल कहते हैं। क्या कहते हैं, विविपेरस एनिमल्स कहते हैं ना, जरायुज जीवधारी कहते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं ना कि मनुष्य एक लिंगी प्राणी, और ये क्या करते हैं, अपने जैसे शिशुओं को जन्म देते हैं, यानी एक प्रकार का क्या है, जरायुज जीवधारी है। और देखिए प्राथमिक लैंगिक प्रजनन किसको बोले,
कि हमारे शरीर में कुछ ऐसे अंग होते हैं जो क्या करते हैं, युग्मक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? युग्मक बनाते हैं और हार्मोन्स भी रिलीज करते हैं। क्या करते हैं? युग्मक के साथ साथ हार्मोन्स रिलीज करते हैं। तो वैसे अंगों को हम लोग क्या कहते हैं? प्राथमिक लैंगिक प्रजनन अंग कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राथमिक लैंगिक प्रजनन अंग कहते हैं। यानी कि मनुष्यों में क्या होता है, नर और मादा जो प्रजनन अंग होते हैं वह अलग अलग शरीर में होते हैं। जब हम लोग पुरुष की बात करते हैं ना, तो पुरुष शरीर में क्या होता है, नर युग्मक बनता है, यानी मेल युग्मक बनते हैं, है ना, मेल गैमेट्स बनते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, शुक्राणु कोशिकाएं कहते हैं। तथा स्त्री शरीर के अंदर क्या होता है, आपके जो ओवम होते हैं यानी एग्स होते हैं, तो वो तैयार होती हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं ना कि नर शरीर जो होता है नर युग्मक तैयार करते हैं यानी बनाते हैं, जिसे शुक्राणु कोशिका कहते हैं। तथा स्त्री शरीर जो होती है ना, मादा शरीर यानी कि जो मादा शरीर होती हैं मादा युग्मक का निर्माण करती हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अंडाणु कोशिका कहते हैं। और युग्मक निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, युग्मक जनन। क्या कहते हैं? युग्मक जनन कहते हैं। और इसको अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं, गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। तो ध्यान में रखिएगा कि युग्मक बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, गैमेटोजेनेसिस कहते हैं, यानी युग्मक जनन कहते हैं। और युग्मक से यानी कि नर और मादा युग्मक जब आपस में कंबाइन करती हैं ना, मिल जाती हैं, तो क्या बनाती हैं, युग्मनज कोशिकाएं बनाती हैं। और युग्मनज कोशिका में क्या होता है, विभाजन होता है। और युग्मनज कोशिकाएं कैसी होती हैं, द्विगुणित कोशिकाएं होती हैं, क्योंकि ये अगुणित अगुणित कोशिका से मिलकर के बनी होती हैं। जैसे कि शुक्राणु कोशिका कैसी होती हैं, अगुणित कोशिका होती हैं, हैप्लॉइड्स होती हैं। और जो मादा कोशिकाएं होती हैं ये भी हैप्लॉइड्स होती है ना। तो यहाँ पर क्या है कि जब दो अगुणित कोशिकाएं आपस में मिल जाती हैं ना, तो फिर क्या बनाती हैं, द्विगुणित कोशिकाएं बनाती हैं, जिसको हम लोग युग्मनज कहते हैं। और युग्मनज में क्या होता है, डिवीजन होता है और डिफरेंशिएशन होता है। डिवीजन से क्या होता है, यहाँ पर कोशिकाओं की संख्या में बढ़ोतरी होती है। याद रखिएगा कि डिवीजन से क्या होता है, कोशिकाओं की संख्या में बढ़ोतरी होती है। लेकिन डिफरेंशिएशन से क्या होता है, कोशिकाओं के कार्य का बंटवारा होता है, यानी लेवल ऑफ डिवीजन होता है। समझ गए? डिवीजन से क्या होता है, कोशिकाओं की संख्या में बढ़ोतरी होती है। लेकिन डिफरेंशिएशन से क्या होता है, कोशिका के कार्यों का बंटवारा होता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि पुरुषों में क्या होता है, शुक्राणु जनन की प्रक्रिया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, को स्पर्म का निर्माण होता है। यानी कि जो पुरुषों के शरीर में शुक्राणु जनन की प्रक्रियाएं होती है ना, तो इसमें क्या होता है, स्पर्म का निर्माण होता है, जो कहाँ होता है, टेस्टिस में होता है, यानी वृषण कोशिका में होता है। लेकिन स्त्रियों में क्या होता है, अंडाणु जनन की प्रक्रिया होती हैं, और उसमें क्या बनते हैं, एग्स और ओवम बनते हैं। यहाँ पर जो क्या होती हैं, ओवेरी कोशिका के अंदर होता है, यानी कि अंडाशय के अंदर होता है। यानी पुरुष का शरीर स्पर्म बनाता है, स्त्रियों का शरीर क्या बनाता है, ओवम बनाता है। पुरुष में शुक्राणु बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, शुक्राणु जनन कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। स्त्रियों के शरीर में क्या हो बनता है, ओवम या एग्स बनता है। और यह बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती हैं, oogenesis कहलाती हैं, यानी अंडाणु जनन कहलाती हैं। और ये कहाँ होती हैं, अंडाशय में होती हैं। समझ गए? चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला सवाल है कि सीमेन क्या होता है, जिसको हिंदी भाषा में हम लोग क्या कहते हैं, वीर्य कहते हैं। और इनके कार्य बताएं, है ना, कि सीमेन क्या होता है, इनके कार्य बताएं। तो सबसे पहले हम लोग ये जाने कि संयोग को हम लोग क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। यानी कि जब पुरुष और स्त्री जो है क्या होते हैं, संयोग के दौरान जो है आपस में मिलते हैं, जिससे युग्मक का स्थानांतरण होता है। और इसी दौरान क्या होता है कि नर और मादा युग्मक आपस में जब संयोग करते हैं ना, तो युग्मनज कोशिका का निर्माण होता है। तो होता क्या है कि इंटरकोर्सेस के दौरान जो होता है, जब पुरुष तथा स्त्री क्या होता है कि चरम सीमा के आनंद का जो है अनुभव करता है, तब पुरुष के शिश्न से क्या होता है, एक सफ़ेद तरल पदार्थ फीमेल जेनाइटल सिस्टम में क्या किया जाता है, छोड़ा जाता है। तो इस तरल पदार्थ को ही हम लोग क्या कहते हैं, वीर्य कहते हैं। कहने का मतलब कि पुरुष और स्त्री शरीर जब आपस में क्या करते हैं, संयोग करते हैं, इंटरकोर्सेस करते हैं, तो उस समय जो है
पुरुषों के शरीर से, यानी कि जो पुरुषों के जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं कि उनमें जो शिश्न होता है, इसके द्वारा क्या किया जाता है, जो लिक्विडिफाइड जो मटेरियल्स होते हैं वह क्या किया जाता है, स्त्री के शरीर में छोड़ा जाता है। तो इन्हीं तरल पदार्थों को हम लोग क्या कहते हैं, सीमेन कहते हैं, यानी कि वीर्य कहा जाता है। तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा कि वीर्य क्या होता है, एक तरल युक्त पदार्थ होता है और इस वीर्य में क्या होता है, म्यूकस तथा शुक्राणु की कोशिकाएं उपस्थित रहती हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि वीर्य के क्या क्या कार्य हैं, यानी क्या क्या फंक्शंस है। पहला कार्य है कि वीर्य एक क्या होता है, तरल माध्यम की तरह कार्य करता है, यानी कि जो सीमेन होता है यह एक प्रकार का क्या है, मीडियम क्रिएट करता है, जिससे क्या होता है, आसानी से शुक्राणु मादा की योनि में पहुंचा जा सके। कहने का मतलब कि जो ये वीर्य कोशिकाएं होती हैं उसमें क्या रहती हैं, शुक्राणु कोशिकाएं रहती हैं, यानी कि सीमेन में क्या रहता है, कंटेंट्स, स्पर्म्स कोशिकाएं रहती हैं। और ये जो सीमेन होती हैं यह किसकी तरह काम करती हैं, तरल मीडियम की तरह करती हैं, यानी कि लिक्विड मीडियम की तरह कार्य करती हैं, जिससे आसानी से शुक्राणु जो होते हैं वह स्त्री के फीमेल जेनिटल सिस्टम में पहुंच सके। ठीक है, चलिए और दूसरा देखते हैं कि वीर्य जो होता है शुक्राणु को पोषण उपलब्ध कराता है। क्या करता है, पोषण उपलब्ध कराता है। और क्या करता है, यह सक्रिय बनाता है, यानी कैपेसिएशन उपलब्ध कराता है, यानी गतिशीलता जो है या सक्रियता उपलब्ध कराता है, जिससे शुक्राणु क्या हो सके, गतिशील हो सके, यानी मोटाइल हो सके। अगला देखते हैं कि वीर्य क्या होता है, क्षारीय होता है, जो नर के यूरिथ्रा तथा मादा की योनि की अम्लता को कम करता है। कहने का मतलब कि जो वीर्य होते हैं, सीमेन होते हैं, यह क्षारीय प्रकृति का होता है और जो नर के यूरिथ्रा होते हैं ना, जो एक्सटर्नल जेनिटल सिस्टम्स होता है, और स्त्री का जो फीमेल जेनिटल सिस्टम होता है, इसकी अम्लता को क्या करता है, कम करने में मदद करता है। चलिए अगला देखते हैं कि जो उपग्रंथियां होती हैं के स्राव से योनि मार्ग क्या होता है, चिकना होता है और जो है नम होता है, यानी कि जो है यहाँ पर क्या होता है, म्यूकस लाइक स्ट्रक्चर्स जो है या जो है लिक्विडिफाइड सब्सटेंसेस आते हैं, जिससे क्या होता है, संयोग क्रिया में क्या होती हैं, आसानी होती हैं। चलिए अगला सवाल है कि प्रोटोप्लाज्म कल्चर क्या होता है, यानी कि जीव द्रव संवर्धन क्या होता है। देखिए जब होता क्या है कि जब दो कोशिकाएं, कौन सी कोशिकाएं भाई, कायिक कोशिकाएं, यानी सोमेटिक सेल्स जो होता है कि युग्मन से, यानी कि जब संयोग करता है, कहने का मतलब कि जब दो कायिक कोशिकाएं आपस में संयोग करती हैं और जो संकर यानी हाइब्रिड कोशिका का निर्माण करती हैं, तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कल्चर कहते हैं। तो हम लोग नोट्स भी कर सकते हैं कि जब दो कायिक कोशिका यानी सोमेटिक सेल्स के युग्मन से, यानी कि जो मिलान से जो संकर या हाइब्रिड का निर्माण होता है ना, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कल्चर कहते हैं। और जो पौधे की कोशिकाएं होती है ना, जब सेल वॉल को अलग कर दिया जाता है, किससे भाई, कि प्लांट सेल से जो है ना, अगर सेल वॉल हटा दिया जाए तब उस हम लोग क्या कहते हैं, तब उस नग्न कोशिका को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटोप्लास्ट हम लोग कहते हैं। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि प्रोटोप्लास्ट हम लोग किस प्रकार से कर सकते हैं। तो प्रोटोप्लास्ट को जो है ना हम लोग दो प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। पहला जो है हम लोग का है यांत्रिक विधि द्वारा, जिसमें कोशिका भित्ति को तेज धार वाली ब्लेड से क्या कर दिया जाता है, अलग करके हम लोग कर सकते हैं। और दूसरा क्या है, इंजाइम्स विधि द्वारा भी कर सकते हैं, जिसमें कोशिका भित्ति को क्या किया जाता है, इंजाइम्स की मदद से हम लोग क्या कर देते हैं, गला देते हैं। यानी कि जो प्रोटोप्लास्ट होता है कल्चर हम लोग करते हैं, तो यहाँ पर क्या करते हैं, दो कायिक कोशिका को हम लोग आपस में मिला करके हाइब्रिड प्राप्त करते हैं। तो ये जो तरीका है ना, ये जो टेक्निक है, प्रोटोप्लास्ट कल्चर कहलाता है। और जब हम लोग पौधे की कोशिका से सेल वॉल को हटा देंगे ना, तो यह क्या कहलाएगा, प्रोटोप्लास्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रोटोप्लास्ट कहलाएगा। प्रोटोप्लास्ट हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं, एक यांत्रिक विधि द्वारा कर सकते हैं और एक एंजाइम्स विधि द्वारा कर सकते हैं।